माय गोल अचीवर्स, आपका स्वागत है लेट्स अचीव गोल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने 2 चैप्टर एनसीईआरटी के डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट और DTTB दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्जाम में बैठेगा, जैसे कि एचटेट है, हरियाणा सीईटी है और एसएससी है, उनमें भी इसमें से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो चलिए हम 3rd चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा संग्रह से उत्पादन तक। हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा कि जो इंसान है वो स्टार्टिंग में क्या था, अकेटक खाद्य संग्राहक था, यानी भोजन का संग्रह करता था और शिकार करता था। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, वो धीरे धीरे उत्पादन की ओर बढ़ा। कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जैसे जैसे जलवायु बदली 12,000 साल पहले, तो जलवायु बदलने से तापमान बढ़ा, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो हुई और उससे बारिश हुई। और बारिश होने के बाद घास के मैदान बने, उनको घास खाने वाले जैसे हिरण है, मवेशी है, उनकी संख्या, उन पशुओं की संख्या भी बढ़ी। तो धीरे धीरे करके इंसान ने क्या किया, जो गेहूं और जौ है वो भी प्राकृतिक रूप से पहले उगे और धीरे धीरे इंसान ने उनको नोटिस करना शुरू किया और गेहूं और जौ को उन्होंने उगाना शुरू किया। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे उसने उत्पादन स्टार्ट किया था। आपकी एनसीईआरटी आपको पता ही है, एक कहानी के साथ शुरू होती है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें है नई नुओं का भोजन। आपने ध्यान दिया होगा, एनसीईआरटी के 1st चैप्टर में रसीदा थी, एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर में तुषार था, मनोज था, और एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में नई नुओं का भोजन है। यानी जो रसीदा थी वो एक अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मनोज है वो एक बहुसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नई नुओ है ये पूर्वोत्तर भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एनसीईआरटी जो है वो पूरे भारत की जो विविधता में एकता वाली जो सिस्टम है उसको कलेक्ट करके चलती है। तो इसलिए नई नुओं इसके अंदर ली हुई है। तो चलिए नई नुओं की कहानी पढ़ते हैं। क्या है नई नुओं की कहानी। आज नई नुओं अपना पसंद का खाना खा रही थी, जैसे कि चावल है, स्क्वोश है, कद्दू है, बीन्स है, गोश्त है। ये सारी पूर्वोत्तर भारत की डिश है। स्क्वोश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पीछे एक छोटे से बगीचे में उगाए हैं। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन की याद आई। वह कितना मसालेदार था। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे भारत में है जो खाना है वो सेम नहीं मिलता है। उत्तर भारत में जाओगे अलग खाना है, मध्य भारत में अलग खाना है, दक्षिण में जाओगे अलग खाना है, पूर्वोत्तर भारत में जाओगे अलग खाना है, राजस्थान साइड जाओगे तो अलग खाना है। और ये जो खाने की अलग अलग वैरायटी है, ये क्यों है, ये है हमारी जलवायु की वजह से। क्योंकि हमारे पूरे भारत का मौसम एक जैसा नहीं है, अलग अलग मौसम की वजह से अलग अलग खान पान लोगों का है। और इसीलिए जलवायु के हिसाब से ही हमारा जो खान पान है वो डिसाइड होता है। तो जो पूर्वोत्तर भारत में है वो थोड़ा सा फिक्का खाना खाते हैं, यानी ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, और उत्तर भारत में हम ज़्यादा मिर्च मसालों को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये हमारा देश जो है वो विविधता में एकता को संजोए हुए है, और हम इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी एक हैं। हम भारतीय होने पर अपने गर्व करते हैं। तो चलिए कैसे कैसे हम भोजन तक पहुँचे। जो आज हम चावल खा रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं, बीन्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये सब कैसे कैसे लोगों ने उपजाना शुरू किया, या इसकी प्रोसेस क्या थी। तो ये कहता है विभिन्न प्रकार के भोजन हेडिंग में दे रखा है। आज में भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। या तो फसलों से हमारा भोजन आता है, या फिर पशुओं से, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये पशुओं से हमें मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पश्चिम बंगाल की तरफ हम देखेंगे तो साल में वो 3-3 बार धान उगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है। उत्तर भारत में साल में एक ही बार धान उगता है। तो ये सारा अलग अलग जलवायु की वजह से होता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, यानी पशु भी जलवायु के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं। जहाँ सूखा है और जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ भेड़ या बकरी ज़्यादा मिलते हैं मवेशियों की तुलना में, क्योंकि मवेशियों को एक अलग वेदर चाहिए होता है, इनको अच्छे से प्रॉपर खाना चाहिए होता है, प्रॉपर पानी चाहिए होता है। और जो भेड़ और बकरी हैं उनको इनकी तुलना में थोड़ा सा कम चाहिए होता है, तो ये कम में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन कैसे किया होगा। स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि पहले वो भोजन का उत्पादन नहीं करते थे। जो भी उनको जंगलों से फल फूल जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे, और बाकी का अपना पेट वो शिकार करके भर लेते थे। तो चलिए खेती और पशुपालन की शुरुआत इंसान ने कैसे की, तो चलिए देखते हैं।
अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। जलवायु बदली तभी बर्फ़ पिघली है। पहले बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और बर्फ़ पिघलने की वजह से ही जो बारिश वगैरह की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। पहले वो क्या करते थे, पशुओं को मार कर खाते थे। फिर वो पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया और उनसे दूध, दही, घी, ऊन जैसे जो पदार्थों को उन्होंने ग्रहण किया। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। यानी उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया सारी प्रक्रिया को कि हम जो खाते हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्टेज कौन से हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं और गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ में खाने योग्य जो पेड़ है, वनस्पतियां हैं वो मिलती हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो इनके पकने के बाद इनके जो बीज आते हैं वो बीज जब ज़मीन पे टूट के गिर जाते हैं तो फिर इन बीजों में नया अंकुरण आ जाता है, उनसे फिर वैसा ही एक और पौधा निकल जाता है। तो इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी कि जैसे ये पौधे निकले हैं अपने आप तो हम इनकी देखभाल करेंगे। चिड़ियों और जानवरों से उनकी सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। और इसी प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। यानी ऑब्जर्व करके प्रकृति को वो कृषक बन गए थे कि उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि ये पौधा है, उसको पका, तैयार हुआ, उसने देखा कि इसके पकने में कितना टाइम लगा है। जैसे उसके बीज टूट के गिरे, जो डंठल गिरा, उससे क्या हुआ, फिर से बीज का अंकुरण निकला और उस अंकुरण से फिर से क्या हुआ, पौधा बना। और ये प्रक्रिया उन्होंने देखी तो वो उनके पौधों की फिर सुरक्षा करने लगे कि ये इतने टाइम लिमिट में ये पौधे तैयार हो जाएंगे और हम इनको बाद में अच्छे से जो खाने योग्य सामग्री में चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वो धीरे धीरे कृषक बने। अब आगे की बात है कि वो पशुपालक कैसे बने। इसी तरह क्या किया, लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी जो जानवर थे उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने घरों के बाहर चारा रखा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि किस जानवर को मनुष्य ने पालतू बनाया। और ऑप्शन में हो सकता है अगर ज़्यादा टिपिकल वो बनाए तो दोनों डाले, कुत्ते का जंगली पूर्वज और कुत्ता। तो आपको कुत्ते के जंगली पूर्वज के साथ जाना है। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उन्होंने आकर्षित किया अपने घरों की तरफ चारा रख रख के, क्योंकि ऐसे जानवर जो हैं झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। वे अक्सर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। कौन करते थे? जो अकेटक खाद्य संग्राहक थे, जो मनुष्य थे, वो इन भेड़, बकरी, गाय, सूअर की अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा करते थे, क्योंकि ये उनसे कम हिंसक थे ये। और इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए होंगे। यानी जब उन्होंने आकर्षित किया तो उन्होंने देखा कि ये जानवर हैं, ये अन्य जंगली जानवरों से कम हिंसक हैं, तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं और हम इनसे जो स्थायी उत्पाद हैं वो ले सकते हैं। तो बचने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही क्या कहा गया? बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बचने की प्रक्रिया का नाम है वो दिया गया। अपनाए गए पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते थे। यानी जिनको भी हम खाने के लिए अपनाते थे और जिन जानवरों को हम पालतू पशु बनाते थे वो जंगली जानवरों से भिन्न थे, तभी हम उनको कंट्रोल कर सकते थे, वरना हम जंगली जानवरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। और उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों को चयन करते थे जिन्हें के बीमार होने की संभावना कम हो। यानी उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना क्या होती थी? कम होती थी। लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनके बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। किसको चुनते थे? वो जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे और साथ ही जिनके मजबूत डंठल होते थे। यानी उनको जानवरों को उन्होंने कैसा चुना? जिनकी बीमार होने की संभावना कम थी और जो कम हिंसक थे। पौधे उन्होंने कैसे चुने? जो जिनके दाने बड़े थे और जिनके मजबूत डंठल थे। वे डंठल मजबूत क्यों चुनते थे? कि ताकि अनाज पके तो वे दाने का भार को संभाल सकें, इसलिए उन्होंने मजबूत डंठल को चुना। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुणों को हम सुरक्षित रख सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर होते हैं और जो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे होते हैं वो जंगली जानवरों और जंगली पौधों से भिन्न होते हैं। ये भी आपने भी नोटिस किया होगा कि जो हम घर में गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते हैं वो जो जंगल में रहते हैं जैसे हिरण है, लोमड़ी है, इन सबसे कम हिंसक होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब यहाँ पे ये दो दांत दिखा रखे हैं, सूअर के दांत हैं शायद ये, कि एक दांत है वो छोटा है और दूसरा दांत है वो बड़ा है।
तो ये जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं यानी जो पालतू बन जाते हैं उनको जैसे हम घर में भैंस भैंस रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा मांस मीट हम नहीं खिलाते हैं, उनको मांस मीट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही उनको शिकार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके दांत अक्सर टाइम के साथ छोटे होते जाते हैं। जैसे कि हमारे मानव शरीर में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का काम क्या था? मांस को पचाने का काम था। लेकिन अब हमारे शरीर में अपेंडिक्स क्या है? नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि अब हम मांस नहीं खाते। तो जिन शरीर के अंगों का हम उपयोग नहीं करते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो वो सिर्फ नाम के ही अंग बन के रह जाते हैं, उनका साइज है वो छोटा हो जाता है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले ये शुरू हुई, और वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हम ये भोजन है जो है हमें मिला है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये लाइन बार बार आ रही है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या आता है? गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। यानी सबसे पहले फसलें अपनाई गई गेहूं और जौ, और सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया वो था कुत्ता, और उसके बाद भेड़ और बकरियों को हमने पालतू बनाया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि जब एक जीवन शैली, जब उन्होंने पालतू पशु बनाने शुरू कर दिए, जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, तो तब उनकी जीवन शैली क्या थी, क्या क्या उनकी जीवन शैली में जो अंतर है वो आया। तो इसमें याद रखें, अनाज के उपयोग वो किस लिए करते थे? अनाज का उपयोग वो बीज के रूप में भी करते थे, यानी जो अनाज होता था उसको थोड़ा सा अलग निकाल के रख लिया जाता था आगे बोने के लिए, ताकि हम आगे इसका बीज के रूप में बो करके और इससे और ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें। खाने के लिए वो भी अनाज का उपयोग करते थे। किसी को उपहार देना है तो वो अनाज ही देते थे, और भंडारण के लिए भी वो अनाज का उपयोग करते थे। तो नवीन जीवन शैली क्या थी? तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। यानी ये तो है नहीं कि आज हमने बीज बोया और वो कल पौधा बन जाएगा, परसों हमें अनाज मिल जाएगा उससे। तो उसमें कुछ टाइम लगता है, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। और कटाई के बाद अनाज का बहुत से संभाल कर जो उपयोग है वो करना पड़ता था। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया? एक ही जगह रहना प्रेफर किया। अनाज को बहुत संभाल के रखना पड़ता था, इसलिए उन्हें एक जगह रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा एक जगह? क्यों जब उन्होंने पौधे लगाने शुरू किए तो उन पौधों को पकने में टाइम लगता था, इसलिए उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। और कटाई के बाद भी अनाज को बहुत संभाल कर रखना पड़ता था, इसलिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, यानी जो अनाज वो पैदा करते थे उसका वो खाने के लिए यूज भी करते थे, उसमें से थोड़ा अनाज रखकर वो आगे बीज बोने के लिए भी उसका उपयोग करते थे। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, क्योंकि हम जब पूरे एक साल तक खाने के लिए अनाज रखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, और बीज के लिए भी उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। उन्होंने अनाज को सबसे पहले स्टोर कहाँ किया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में खड्डा खोदकर उन्होंने अनाज को स्टोर किया। चलिए आगे चलते हैं। जानवर भी चलते फिरते क्या थे? उनके खाद्य भंडार थे। कैसे थे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, यानी जब वो प्रजनन करेंगे तो उनकी एक बच्चा अपने जैसा ही वो देंगे, और वो भी बड़ा होकर के आगे प्रजनन करेगा और उन्हें दूध देगा, ऊन देगा, और आगे और बच्चे देगा। तो अगर जानवरों की भी देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था, और दूध से हम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दही है, घी है, मक्खन है। सारी चीज़ें हम दूध से प्राप्त कर सकते हैं, और भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था। और दूसरे शब्दों में पशुपालन क्या था? भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पशुपालन क्या था? भोजन के भंडारण का एक अच्छा खासा तरीका था। चलिए आगे देखते हैं कि जो इंसान है वो कैसे कृषक बना, कैसे पशुपालक बना, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में हमें पाए गए हैं, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों से। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें कहाँ मिले थे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जो हम फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था ना, किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, यानी पूरे उपमहाद्वीप में हमें ये कृषकों और पशुपालकों के साथ होने के साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां होती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यानी जिन जिन स्थानों के बारे में हमने बातें की, जैसे सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ हैं, कश्मीर हैं, पूर्व में हैं, दक्षिण में हैं,
तो इनके वास्तव में ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसको जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, खुदाई में मिले पौधों और पशुओं का इन्होंने क्या किया, खुदाई में मिले पौधों और पशुओं और की हड्डियों के नमूनों का इन्होंने अध्ययन किया। और इनमें से सबसे रोचक क्या मिले इन्हें, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। इन्हें क्या मिले, जले हुए दानों के जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। और इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर खेती भी होती होगी तभी ये दाने आए हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। जानबूझकर क्यों, क्योंकि लंबे समय तक ये रह सकें। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। और वैज्ञानिक जो होते हैं वो विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी हड्डी है। इनकी अलग अलग क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं इनके बारे में पता करने की। तो नीचे की तालिका में यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है ये तालिका दे रखी है और ये तालिका जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, उससे हमें क्या मिला, गेहूँ मिली, जौ मिली, भेड़ और बकरी और मवेशी मिले। कोल्डी हवा में क्या मिला, कोल्डी हवा कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है, मेहरगढ़ कहाँ है, कोल्डी हवा कहाँ है, महागढ़ कहाँ है। कोल्डी हवा है आधुनिक उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें चावल ज़्यादातर पूछा जाता है कोल्डी हवा का, और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। आगे है महागढ़ भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से भी चावल मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। ये चावल कॉमन है, तो चावल कोल्डी हवा का ज़्यादा फेमस है। और मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से मिले हैं, हमें महागढ़ से मिले हैं। फिर है गुफरकाल जो कि आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ गेहूँ और दलहन मिला है। बुर्ज होम भी आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ गेहूँ मिले हैं, दलहन मिले हैं, कुत्ते मिले हैं, मवेशी मिले हैं, भैंस मिले हैं, भेड़ और बकरी मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें गर्तावास मिला है। गर्तावास क्या होता है, रहने का स्थान जो कि गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। बुर्ज होम से मिला हमें। चिरांद से हमें क्या मिला, जो चिरांद कहाँ है, आधुनिक बिहार में है। यहाँ हमें गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पे, यहाँ सभी जगह हमने पढ़ा था ना नवपाषाण काल में कि पत्थरों के औजार मिले हैं, तो यहाँ से क्या मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। चिरांद बिहार से हमें क्या मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। हल्लूर है वो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर मिले हैं। पय्यमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर मिले हैं। जिन जगहों पर अनाज हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें सिर्फ ये कुछ ही हैं, और भी हैं, लेकिन आपसे वही पूछी जाएंगी जो कि एनसीईआरटी में है, स्पेशली सीटेट और DSSB में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्थायी जीवन की ओर इंसान कैसे बढ़ा। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम में हमें अभी बताया, जो कि वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें हम गर्तावास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, जैसे आजकल आप कोचिंग वगैरह में जाते हो तो बेसमेंट देखते हो ना, बेसमेंट की जैसे ही गर्तावास होते थे। इसमें उन्हें ठंडे मौसम से सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, अंदर भी और बाहर भी। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो मौसम के अनुसार लोग हैं वो घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। इन्हें हमें नवपाषाण युग माना गया है। यानी पुरापाषाण में कैसे पत्थर होते थे, बहुत बड़े होते थे, और नवपाषाण में जो पत्थरों का पैमाना है वो छोटा हो गया। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार का और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नवपाषाण युग के जो औजार हैं उनकी धार क्या होती थी, धार को अधिक पैना बनाया गया और उनको पैना और करने के लिए उनके ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और ओखली और मूसल भी कहाँ किसकी देन है, नवपाषाण युग की देन है। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यानी कहीं कहीं आज अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आप भी ओखली और मूसल को ईजिली देख सकते हो अपने घरों में। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहता था। प्रस्तर युगीन मतलब पत्थर का जो युग था उसमें औजारों का निर्माण होता रहता था, और कुछ हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे। ये औजार दे रखे हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, यानी इनके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग वो क्यों करते थे, बर्तनों का उपयोग वो चीज़ों को रखने के लिए करते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब और आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। उसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। यानी धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, कपड़ों की आवश्यकता हुई तो उन्हें कपास उपजाना शुरू किया। और जो नवपाषाण में है इस प्रकार के बर्तन भी हमें मिलने लगे थे। क्या ये परिवर्तन एक साथ ही हर जगह आ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह
का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। खेती और पशुपालन को क्या किया, अपना लिया। धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। और क्या रीति रिवाज होते थे, पुरातत्वविद स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या क्या रीति रिवाज थे। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। क्या होते थे, कृषक और पशुपालक दोनों ही समूह में रहते थे, जिन्हें हम जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही परिचित थे। अब जनजाति क्या होती है ये देख लेते हैं। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य क्या करते हैं, शिकार करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पकड़ने जैसे ये पेशे अपनाते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं सारा काम करती हैं। वो ज़मीन तैयार करके बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। और बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुँचाएं। महिलाएं फसल दाव कर यानी फसल काट कर अनाज कूटती पीसती हैं। और पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो छोटे झुंडों को चराते हैं। या जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर क्या करते थे, बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बुनते थे, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। और गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। यानी जनजाति के काम बताए गए हैं कि कौन सा काम पुरुष करता था और कौन सा काम महिलाएं करती थी और कौन से काम बच्चे करते थे। अब आगे चलते हैं। कुछ व्यक्तियों को ये जनजाति क्या करती थी, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। और नेता कौन होते थे, जो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति होते थे, नौजवान योद्धा होते थे, या फिर पुरोहित हो सकते थे। यानी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसको वो अपना नेता मान लेते थे। और वयस्क महिलाओं को भी उनके साथ ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। यानी जो बूढ़ी महिलाएं होती थी उनको भी एक अच्छा मान सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। उनकी अपनी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल होती थी। और वह उनके अपने देवी देवता भी होते थे। जमीन जो है, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति माना जाता था। यानी उनके पास जितनी भी जमीन, जंगल, घास के मैदान जो भी होता था वो पूरे कुनबे की संपत्ति होती थी, जिसका उपयोग वो सभी एक साथ करते थे। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में उठा है। हमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं दिखता है इसमें। और इसमें जनजातीय जो समाज है वो अन्य समाजों से भिन्न है। और इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपके सीटेट में क्वेश्चन क्या आया था कि स्टेटमेंट दे दिया कि जो आदि मानव होता था, जिसने खेती करनी प्रारंभ की थी, उस समय का जो मानव था, उसमें ज़मीन और जंगल और घास के मैदान वो पूरे कुनबे की संपत्ति होती थी। और उसका प्रयोग भी वो एक साथ करते थे। और ये कहता है कि वो कभी, यहाँ हमने देखा ना कि वो झुंड में रहते थे, यानी वो एक साथ रहते थे, समूह बना करके वो रहते थे। और एक ऑप्शन उसके अंदर था कि वो डराने के लिए समूह बनाते थे। तो इसमें अन्य समुदाय को डराने की कहीं बात नहीं लिखी है और बाकी सारी बातें आपकी सच हो जाएंगी। तो इसमें दो जो है वो साइट दे रखी है, एक मेहरगढ़ की और एक दाऊजली हेडिंग की। चलिए इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। मानचित्र 2 जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उसी मानचित्र की बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में भी कहाँ, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ अपनाना शुरू किया था और भेड़ बकरी पालना इन्होंने शुरू किया था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले क्या मिला, यहाँ खुदाई के सबसे पहले के सत्रों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी इनके अंदर शामिल है। यानी खुदाई का जो सबसे पहला स्तर था, स्तर के बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको, कि जो पहला स्तर था उसमें हड्डियाँ मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। और ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। जो मेहरगढ़ के लोग थे वहाँ से हमें मवेशी होने के प्रमाण मिले हैं, तो वो मवेशियों को पालते होंगे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। और क्या मिला है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनसे कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। हमने क्या क्या देखा, मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिला, गेहूँ और जौ मिले हैं, भेड़ और बकरी पालना सीखा है, मवेशी मिले हैं, और आयताकार और चौकोर हमें घर मिले हैं। ये देखो, ये है जैसे ये एक पूरा टीला है ना, इसमें पहले ऊपर की खुदाई की गई, ये फर्स्ट स्तर हो गया, फिर दूसरे की गई, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे की गई, ये तीसरा स्तर हो गया। ऐसे ही जो स्तर होते थे। और आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि विद्वान कैसे अंदाज़ा लगाते हैं
कि जो सबसे पुरानी चीज़ होती है, सबसे पुरानी चीज़ का वो कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, तो इनको सबसे लास्ट में, यानी जब हम खुदाई करते हैं किसी टीले की, तो सबसे पहले ऊपर वाली पड़ जाती है, तो ऊपर वाली फर्स्ट हो जाती है, ऊपर वाली फर्स्ट हो जाती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ है। तो सबसे पुरानी चीज़ उन्होंने किसको डिसाइड किया, जो सबसे अंतिम स्तर में उनको मिलती है वो सबसे पुरानी होती है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी, यानी मेहरगढ़ की बात चल रही है। मेहरगढ़ में लोग क्या करते थे, जिस इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी मेहरगढ़ के लोगों की क्या आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे। वो कब्रों में मृतकों के साथ क्या रखते थे, सामान रखते थे। और मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। तो मेहरगढ़ में कब्र में एक साथ रखने का क्या प्रमाण मिला है, कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृतक के साथ कब्र में बकरी को दफनाने के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हमें मेहरगढ़ से। और अगर पूछा जाए कि कब्र में मृतक के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैंने बोली हैं ये आप नोट कर लेना कॉपी में। मेहरगढ़ के घरों के ये चित्र यहाँ दे रखे हैं कि शायद इस प्रकार के जो घर हैं वो चौकोर और आयताकार होते होंगे, और यहाँ पे इंसान के साथ क्या दफना रखा है इन्होंने, बकरी और अन्य ज़रूरत के सामान की चीज़ें यहाँ पे दर्शा रखी हैं। आगे चलते हैं। एक और रहता है दाऊजली हेडिंग, और मैंने शायद जब मैंने सेकंड चैप्टर आपको करवाया था तो ये मैंने बता दिया था आपको पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है मेघालय में। और ये जो दाऊजली ये है मेघालय में। और ये जो दाऊजली हेडिंग है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ये बोलता है कि मानचित्र 2 में आप दाऊजली हेडिंग को ढूंढो। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से देख लेना। मैंने यहाँ पे जो मानचित्र है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि दाऊजली हेडिंग और मेहरगढ़ मैंने आपको सेकंड चैप्टर में दिखा दिए थे, आप वो वीडियो कॉल के भी देख सकते हो। जो दाऊजली हेडिंग है ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर से आने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर है, और यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो हमें दाऊजली हेडिंग से क्या मिला है, खरल और मूसल। क्या मिला है हमें दाऊजली हेडिंग से, खरल और मूसल, जिसको हम ओखल और मूसल भी बोल सकते हैं। कोई भी वर्डिंग का यूज़ कर सकता है एग्जामिनर, खरल और मूसल भी, और जो ओखल और मूसल है वो भी। तो ये खरल और मूसल किसका बना होता था, पत्थर का बना होता था। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, और साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाऊजली हेडिंग से हमें 2 चीज़ें मिली हैं, एक तो खरल और मूसल मिला है, और दूसरा जेडाइट पत्थर मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। ये जो जेडाइट पत्थर है इसकी संभावना क्या है कि ये पत्थर चीन से आया होगा, क्योंकि दाऊजली हेडिंग मेघालय में और चीन के साथ ही लगता है। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठास्म क्या होता है, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। इसके काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो आप नोट कीजिए कि दाऊजली हेडिंग से हमें क्या क्या मिला है। दाऊजली हेडिंग से हमें पहली बात तो ये दाऊजली हेडिंग है कहाँ, मेघालय में है। कौन सी नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और फिर लिखो कि इससे क्या क्या मिला है, खरल और मूसल मिले हैं जो कि पत्थर के बनाए गए थे। दूसरा यहाँ जेडाइट पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर मिला है। तीसरा यहाँ, और ये पत्थर कहाँ से आया है, ब्रैकेट में लिख लेना, चीन से आया है। यहाँ काष्ठास्म मिला है। काष्ठास्म क्या होता है, प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। इस काष्ठास्म ये औजार और बर्तन भी मिले हैं। इसी तरह आपको साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर अपने करते चलना है। ये चैप्टर आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई आपके मन में सवाल है, कोई आपके मन में डाउट है, कोई चीज़ मुझसे छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।